नमस्कार। पाकिस्तान ने दिया एक मिनी बजट और मिनी बजट के बाद भी महंगाई बढ़ती दिख रही है। साथ में इकोनॉमी सुधरेगा, ऐसा मूडीज ने बोला है कि इकोनॉमी सुधरने के चांसेस इस मिनी बजट के बाद भी कम हैं। साथ में अगर आईएमएफ का जो $1 बिलियन का बेल आउट है वो भी मिल गया या पूरा बेल आउट भी मिल गया, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आएगी, क्योंकि कर्जे इतने ज्यादा हैं। किसी के भी बोले, चाइना के बोले या इंटरनेशनल कम्युनिटी के बोले या इंटरनेशनल या वर्ल्ड कम्युनिटी के बोले, कर्जे बहुत ज्यादा है और उनको चुकाने में पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एहसान चौधरी साहब, इंटरनेशनल एनालिस्ट, अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में बैठते हैं और अमेरिका में बैठकर एनालिसिस करते हैं साउथ एशिया की। एहसान साहब, बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज, इतने ज्यादा कर्जे हैं पाकिस्तानी इकोनॉमी, आपको अगले 2 साल में मिड टर्म में कहां जाती दिखती है? जी, थैंक यू शर्मा जी। तमाम ऑडियंस सुनने वालों को सलाम, आदाब, नमस्ते। अगर हम देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें और फर्दर फिर उसको फ्यूचर में देखें तो कोई चेंज नज़र नहीं आ रही। मैं तो इसको एक नोज डाइव इकोनॉमी कहता हूँ हमेशा से, कि हम कभी ऊपर, ये तो होता है ना कि आप फ्लक्चुएशन होती है, कभी ऊपर चले गए, कभी नीचे चले गए, वो भी चल जाती है। लेकिन ये वाली इकोनॉमी तो बड़ी प्रेडिक्टेबल है कि हम एक सिमत में जा रहे हैं और वो सिमत ऊपर नहीं है बल्कि उसका रुख नीचे है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है, बात भी करते रहते हैं, लेकिन आम बंदे को समझने के लिए ये बात काफ़ी है कि जब आपकी मुल्क की स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो आपका मुल्क किस तरफ जाएगा। बिल्कुल, मैं तो इसकी मिसाल वो एयरप्लेन की सी देता हूँ कि आप एक एयरप्लेन है स्टेट और उसमें लोग बैठे हुए हैं और वो जो प्लेन है उसका स्ट्रक्चर साउंड नहीं है और उसने क्रैश होना है। और ये पता है, हमारे पॉलिसी मेकर्स को पता है कि हमारी स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इकोनॉमी के लिए, जो स्टेट की इकोनॉमी है उसके लिए नहीं बनाया गया बल्कि कुछ लोगों के लिए बनाया गया जिससे वो फ़ायदा लेते हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इस बात का पता है कि ये जितना कर्जा हमसे लेते हैं ये बैक ही किसी दूसरे मुल्कों में जाके एंड अप हो जाता है और वो उनसे बिजनेस खड़े करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ पैसे अवाम के ऊपर भी लगा लेते हैं, लेकिन वो कोई गुड इकोनॉमी नहीं है, वो बैड इकोनॉमी उसको हम कहते हैं और उसमें चले जाते हैं जिसमें ये टेररिज्म और इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो बहुत प्रेडिक्टेबल है हमारी सिचुएशन और इन अ नेगेटिव वे कि हम उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे और वो होती दिखाई भी नहीं देती। और अगर कोई थ्योरेटिकली उसको समझना चाहे कि क्यों नहीं हो रही तो वो उसकी मिसाल हमारे स्टेट का स्ट्रक्चर है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं है। हमारी स्टेट एक थियोक्रेटिक स्टेट है, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स के ऊपर चल रही है जो कि बड़ी देर से ख़त्म हो चुका है वेस्ट के अंदर, लेकिन हमने उसी के ऊपर उस निज़ाम को चलाया हुआ है। और उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो आपकी इकोनॉमी किसी डायरेक्शन में जाती है। यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो मशीन है जिसने जाके आगे फर्दर आउटकम देना और उसका आउटकम होगा स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी। तो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो आप देखते हैं कि वो 5 साल कोई गवर्नमेंट पूरे नहीं कर पाती और उसमें 1-2 साल के बाद वो जो उनकी छुट्टी हो जाती है, लेकिन वो जो जितना ड्यूरेशन उसके अंदर वो रहते हैं उसमें भी पावर उनके पास नहीं होती है। और ये आप इमरान खान के जितने भी वोल्टे फेस हैं देख लें कि वो पहले कह रहे थे जी कि बाजवा साहब बहुत अच्छे हैं और वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की, लेकिन अभी आजकल वो कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये तो उसको क्रेडिट देना चाहिए कम से कम कि वो बात सच तो बता ही देता है। कुछ लोग तो वो भी नहीं बताते, तो ये क्रेडिट उसको बनता है कि वो उसने आके बात खरी खरी सुना दी कि मेरे पास कुछ नहीं था और ये सारा का शो वही चला रहा था। हालांकि वो शो शुरू से ही चला रहे हैं और शो अभी भी वही चला रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के पास अब इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो बाद में आके ये बता सके जी कि हमारे पास पावर नहीं थी। मेरे ख्याल में ये क्रेडिट तो उसको बनता है, ये देना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, एक एक पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बोले कि अकेली रियासत है, अकेला कंट्री है जो कि कलमे के नाम पे बना है, तो इसे तो अल्लाह ही देखेंगे। नहीं, देखिए अल्लाह तो देखेंगे मरने के बाद। यानी वो जहन्नम का, जन्नत का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप इस दुनिया में नहीं है, वो तो मरने के बाद ही देखेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारी कौम जन्नत तो चाहती है, इसमें कोई शक नहीं, सब चाहते हैं कि उनको जन्नत मिले, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। वो चाहते हैं यहाँ पे मिले। अब जन्नत का वादा तो आखिरत में है ना, वो तो मरने के बाद मिलेगी। तो अब ये एक बड़ी कंट्राडिक्शन है, मतलब अजीब तरह की हमें लॉजिक समझाई गई है जी कि ये मुल्क अल्लाह के नाम
रमज़ान उल मुबारक के महीने में बना था, उसको डेट्स को मैनिपुलेट करके लोगों को बता दिया जाता है। भाई मज़हब का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पहले एक वक़्त था जब लोग समझते थे कि जो डिज़ीज़ है, वो हमें अपने गुनाहों की वजह से मिलती है, लेकिन मेडिकल साइंस ने ये साबित किया कि ऐसा नहीं है। एक डिफेक्ट है बॉडी के अंदर और आप उसको उसी तरह से क्योर भी कर सकते हैं। तो रियासत भी उसी तरह की एक मशीन है और उसको आप लाज के ज़रिए क्योर करेंगे। लेकिन चूँकि हमारी जो अवाम है मेजॉरिटी अनफॉर्चुनेटली वो कोई रैशनल थिंकर्स नहीं है। दे आर नॉट इकोनॉमिस्ट इन दैट सेंस। तो मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तानियों को जो है ना वो इकोनॉमिक्स 101 का पहले तो उनको इसके ऊपर कोई लेसन होने चाहिए कि भी इकोनॉमिक्स कल चलती कैसे है, मार्केट क्या होती है। ये सारा मैकेनिज्म वही है, लेन देन, सेलर्स बायर्स, स्टेट का भी वही मैकेनिज्म है। तो वो हमारे लोग उससे ना बलते हैं और फिर उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स है वो भी सीधे नहीं है, कोई उनको क्वेश्चन नहीं करता। अब हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, मतलब नजर आ रही है आपको ये दाढ़ी है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी जो दाढ़ी है वो पेट में है। इसमें ये हमारे डार साहब भी शामिल है। अगर आप उनका ट्विटर जाके देखें तो उसके ऊपर वो आयात लिखते रहते हैं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो लॉ मेकिंग होनी चाहिए कि भाई जिस काम के लिए हमने आपको वहां भेजा है आप वो काम करें। मतलब आप सही बात रहे हैं कि ये आपको मौलवी तो नहीं है ना, ये तो मस्जिद मौलवियों का काम है कि आप उनको आयतें पढ़ाएं और आप हमें बता रहे हैं जी कि अल्लाह ले भैया आपकी जो इकोनॉमी है, जो बैंक बैलेंस आपने बनाया, आपने तो अल्लाह के ऊपर नहीं छोड़ा। आपने तो अपने हाथ पांव से जो कुछ कर सकते थे किया है। हाल तो आपने इन नेगेटिव वे किया है, लेकिन आपकी मेहनत से हुआ सारा कुछ। तो ये मेरे ख्याल में हमारी जो कौम है उनको कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हो भी गई है काफी सारी, लेकिन अभी एक जो वो कंट्रोल्ड है, वो उसके ऊपर कुछ लोगों ने सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ और मजहब को वो उस तरह से सेल कर रहे हैं और उससे वो सारा निज़ाम चला रहे हैं। तो इसलिए वो सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा। राइट राइट। और अच्छा अगर आप देखें तो जो इशाक डार साहब बोल रहे हैं कि हमारे लिए इकोनॉमी संभालना मुश्किल है, इकोनॉमी को बहुत तगड़ा झटका दिया भी गया हाल में। जो जो इन्होंने प्राइसेस बढ़ाए हैं, रशियन ऑयल अभी तक आया नहीं है। पाकिस्तानी लोग इस झटके को झेलना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। डॉलर कॉन्स्टेंटली गिर रहा है, तेल की प्राइसेस बढ़ रही है, 275 रुपए तक पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तानी आवाम इस शॉक को कितने दिन तक झेल पाएगी? ये बड़ा मेरे ख्याल में रेलेवेंट क्वेश्चन है इस वक्त। और मेरे जो असेसमेंट है वो ये है कि उनके पास कोई चारा नहीं है। ये बड़ी देर से जब से ये काम शुरू हुआ है, बड़ी इसी तरह से हर दफ़ा यही लोग कहते थे कि वो करेंगे क्या। अब इसमें कुछ लोगों के पास लिमिटेड सी ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये होती है कि कुछ लोग इस मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं और उसमें भी हमारे पास एक तरह की कह लें कि बाइनरी बनी हुई है कि एक तरफ अमीर हैं जो कि यूरोप और अमेरिकाज में चले जाते हैं और दूसरी तरफ गरीब हैं जो कि मिडल ईस्ट और अफ्रीका में चले जाते हैं और वहाँ पे अपना सिलसिला चला लेते हैं। कुछ वहीं सेटल हो जाते हैं, कुछ वहाँ से कमाई करके वापस अपने मुल्क में भेजते हैं, रिमिटेंसेस। एक तो ऑप्शन ये अवेलेबल है, लेकिन दूसरी ऑप्शन ये है कि लोगों के पास ये ऑप्शन भी नहीं है। उनके पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि वो इस मुल्क में रहें और फिर जो कुछ भी है, जो उनकी प्रॉपर्टी है वो डाउन हो रही है। अगर आपने कोई एक प्लॉट लिया है और उसकी डॉलर के हिसाब से या गाड़ी ली है तो उसकी वैल्यू उसी तरह से डिटरमिन होगी। तो वो सारा बर्डन आम आदमी के ऊपर आता है और आम आदमी कुछ कर नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर करेगा तो हमारे सामने अभी एक ट्विटर के ऊपर मैं अभी देख रहा था कि कोई पीटीआई के सपोर्टर हैं, वो कोई बेचारा ट्विटर यूज़र है और उसने कोई क्रिटिसिज्म किया और उसके ऊपर उन्होंने वो 3 साल या समथिंग उसको सजा दे दी है और वो जेल में जाएगा। और ये एक एग्जाम्पल सेट हो गई है कि जो बंदा भी बात करेगा उसको या तो उठा लिया जाएगा या फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी तो कोई बोल भी नहीं सकता। यानी ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर अगर कोई तनकीद भी करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि आपने ये महंगाई क्यों की या कोई ऐसा, तो कोई ना कोई उसके अंदर उसका कोई ढूंढ के उसकी पोस्ट वगैरह तो उसको या तो ब्लास्फेमी में डाल दिया जाएगा या फिर मिलिट्री के ऊपर तनकीद के उसके ऊपर भी लॉ मेकिंग हो चुकी है या फिर जुडिशरी के। तो nobody has the choice to say anything. Right. Yes sir. जी, मतलब ये सुनते हैं कि अब हमारे पास कुछ लोगों के पास ऑप्शन है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सारे पैसे यहाँ से ही निकलाएगी। मेरी अपनी जो असेसमेंट है,
जो कि कैंडिड है, आई एम वेरी कैंडिड इन दिस रिगार्ड, कि लोगों के ऊपर टैक्स लगा के वो पैसे पूरे किए जाएंगे। वो कुछ किसी तरह की भी हो सकती है उसमें। अच्छा, ये टैक्स बेस ब्रॉडन करने का तरीका पाकिस्तान को आता नहीं है। टैक्स बहुत कम कलेक्ट हो रहा है, जो लोग अमीर हैं सुपर रिच वो टैक्स दे नहीं रहे, कुछ लोग अपने हाथ में कंट्रोल रख रहे हैं। एक बहुत बड़ा रोल इसमें उनका भी है जो कि जमींदार टाइप लोग हैं। क्या पाकिस्तानी इकोनॉमी कभी ट्रैक पे आ पाएगी इस तरीके के कंस्ट्रेंट्स के साथ? मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं, उसमें पहले मेरे ख्याल में जो आर्गुमेंट था मेरा शुरू में, वो यही था कि हम जब तक स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी इकोनॉमी कभी भी ट्रैक पे नहीं आ सकती, रिकवर नहीं हो सकती। अब इसमें एक थोड़ी सी मेरे ख्याल में मिस परसेप्शन है या मिसकंसेप्शन है हमारी, कि जो टैक्स आम लोगों के ऊपर लगाया जाता है और वो टैक्स बड़े लोग उससे एग्जेम्प्ट हैं, वो देते नहीं है। मेरे ख्याल में ये वाला मैकेनिज्म इधर अमेरिका में भी दिखने को मिलता है। टैक्स हमेशा कभी भी आप सारी आवाम के ऊपर इक्वल नहीं लगा सकते और सारे लोग टैक्स देते भी नहीं है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। होना चाहिए कि वो टैक्स दें, लेकिन अमेरिका को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ये अमेज़न और इस तरह की जितनी बड़ी कंपनीज हैं, ये टैक्स उस तरह से एग्जेम्प्ट है, इनको उस तरह से टैक्स नहीं देना पड़ता जिस तरह से हम लोग टैक्स देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं कि इनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका की बहुत बड़ी इकोनॉमी है और वो बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। एक आम बंदा मिडिल क्लास से वो टैक्स लेते हैं, जिससे आपकी वो मिलिट्री को भी फंड करते हैं और पूरी दुनिया में इकोनॉमिक एड भी देते हैं। उसके अलावा भी उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर वो कर लें तो और भी बड़ी बात है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अगर मेरा ख्याल है जो सुपर रिच है, अगर वो टैक्स ना भी दें तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कर लें या और जो निज़ाम है गवर्नमेंट का वो ठीक कर लें तो हमारा निज़ाम ठीक हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम लोगों से टैक्स ले भी लें और ये रिफॉर्म्स ना करें तो फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सारे जो मनी है वो एक तरफ से एक डायरेक्शन में जा रही है, कुछ लोगों की जेब में जा रही है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उससे फ़ायदा ले रहे हैं और ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स, मिलिट्री के ऑफिशियल्स, जितने भी गवर्नमेंट के अंदर और जजेस और ये सारे लोग, तो वो सारी इकानमी उस तरफ जा रही है जो थोड़ी बहुत है। और बाकी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, क्योंकि निज़ाम इस तरह से है कि आपके अंदर यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग सकती, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है वो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे लोगों को। अगर कोई बिजनेस खड़ा करता है, पहले तो बिजनेस के अंदर काफ़ी सारे बैरियर्स हैं, लोग बिजनेस बना नहीं सकते। आम बंदा बिजनेस तो नहीं खड़ा कर सकता, उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं। और अगर आप कर भी लें तो आपको सिक्योरिटी नहीं है, वो कोई ना कोई आके तो आपका बिजनेस उठा के चला जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली ये भुट्टो ने शुरू किया कि उसने वो प्राइवेटाइजेशन कर दी और उन्होंने कहा कि जो अब लोगों का बिजनेस है वो नहीं है उनका, और वो गवर्नमेंट का, उनको उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। राइट। अच्छा, एक चीज और बात करें तो क्या आपके जो सुपर रिच देखते हैं पाकिस्तान के, मैडम मरियम नवाज अभी 3 महीने कई कुछ सर्जरी कराने गई थी, 3 महीने रह के आई हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो कि फॉरेन में कई कई महीने रह के आते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आटे की लाइन में लगे हुए हैं। क्या ऐसे ही पाकिस्तान के नेता लूटते रहेंगे? ये मेरे ख्याल में देखिए, इसमें थोड़ा सा इस आर्गुमेंट को इस तरह से देखा जा सकता है कि ये लोग रहते ही असल में बाहर हैं और वो पाकिस्तान में सिर्फ गवर्नमेंट करने के लिए आते हैं। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी लोग हैं वो शामिल हैं, मासवाई इमरान खान के, वो भी उसकी मजबूरी है, वो दूसरे मुल्कों में जा नहीं सकता क्योंकि उसने कोई इस तरह के कांड किए हुए हैं। अमेरिका में उसने वो लड़की पैदा की हुई है, वो यहाँ नहीं आ सकता। यूके के अंदर जाएगा तो वहाँ पे भी मेरे ख्याल में शायद उस तरह से वो नहीं कर पाता, उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, वो लाइमलाइट में रहना चाहता है और लाइमलाइट में रहने के लिए आपको बेवकूफ़ अवाम चाहिए है, और जो कि उनको पाकिस्तान में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। तो इसलिए वो तो वहाँ पे रहते हैं। बाकी रहेगा नवाज शरीफ और जरदारी फैमिली भी बाहर है, उनकी काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं। चौधरी जो काफ के हैं वो भी उसी तरह से उनका बिजनेस बाहर है। नवाज शरीफ तो वैसे ही इधर रहता है। तो ये जाते हैं पाकिस्तान में गवर्नमेंट करने के लिए। दैट इज अ सैड स्टोरी, लेकिन ओके, हुकूमत करने जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं अपना हुकूमत करके। अच्छा, ये अब आपको जो पाकिस्तान की सूरत हाल दिख रही है, इसके लिए इतने टफ डिसीजन लिए हैं, क्या ये पॉलिटिकल ग्रेवयार्ड बनने वाला है शहबाज शरीफ का?
देखिए, अगर हम इसमें बड़ी चीज़ें प्रेडिक्टेबल हैं, प्रेडिक्टेबल इस सेंस में हैं कि हमारे पास ये कई दफ़ा इनके साथ पहले भी हो चुका है और ये इनके साथ नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही होता है। क्योंकि यहाँ पे उस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं होती, जिस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ पावर होनी चाहिए कि आप 5 साल पूरे करें और फिर उसके बाद आप जाएँ, फिर री-इलेक्शन में एक फ्रेश मैंडेट लेके आएँ। उस तरह से तो नहीं होता। यहाँ पे वो लोग लाए जाते हैं और फिर कुछ सर्टेन टाइम के बाद उनको निकाला जाता है। वो निकालने का मैकेनिज़्म बहुत सारी हमारे पास टूल किट में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें एक तो डेफ़िनेटली यही होता है कि आपके 5 साल पूरे हो जाएँ या फिर उसको नाअहल कर दिया जाता है जुडिशरी की तरफ से या फिर और मैकेनिज़्म इस्तेमाल किए जाते हैं। बट वो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि ये सभी के साथ होता है और ये एक साइक्लिकल पैटर्न है जिसमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप घूमती रहती है, लेकिन उससे सीखता कोई नहीं और वो भी अनफॉर्चुनेट है कि वो शायद वो थोड़ी-सी जिसको हम अब मेरी लैंग्वेज वो पंजाबी में जिसको कहते हैं दिहाड़ी लगाना, तो वो आते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, फिर चले जाते हैं। बेशक वो ज़लील होके जाते हैं, जब भी जाते हैं ज़लील होके जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर लोग भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी जो है वो गोल्ड फिश मेमोरी या भूल जाते हैं और फिर उसके बाद वो दोबारा फिर आ जाते हैं या लाए जाते हैं। तो फिर उसके बाद अवाम को झेलना पड़ता है और फिर वही चक्कर उसी तरह का वो पैटर्न चलता है। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अब सवाल ये है कि वो कब जाएँगे? तो अच्छा। हाँ, ये इसके ऊपर मेरे ख्याल में ज्यूरी इज़ आउट कि वो कब जाएँगे, क्योंकि ये बात तो तय है कि उनसे इकॉनमी नहीं चल रही। लेकिन कोई और ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है और अगर वो जो हमारी बैक पे मिलिट्री बैठी हुई है, जो वो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं थी न्यूट्रल होने के अलावा। तो वो अब कोई और न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि हम आपके साथ हैं, दैट इज़ समथिंग किसी उसको अगर वो ना भी कुछ करें तो उसका यही मतलब होता है कि हम किसी के साथ खड़े हैं। तो वो किसी और को लाएँगे नहीं। इमरान खान जो है इसको अब मेरे ख्याल में विक्टिमाइज़ेशन का जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है जैसे होता है। वो सामने फेज़ यही रहेगा और ये लोग उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कब होंगे ये अभी किसी को कोई पता नहीं है और इसको अगर हमारे एक स्टाइलिस्ट हैं अनवर मकसूद साहब, अभी पिछले दिनों वो जाके एक मेरे ख्याल में कॉन्फ्रेंस हो रही थी अल-हमरा में, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि इलेक्शन कब होंगे, खुदा भी नहीं जानता माँ सिवाय फौज के। तो उन्होंने बड़ा कैंडिडली ये बात कर दी। लेकिन शायद वो थोड़ा एक स्टेप आगे चले गए कि वो कौन और मेरे ख्याल में इस वक़्त मिलिट्री को भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे। तो अच्छा। लेकिन टाइम लगेगा। राइट। अच्छा, अच्छा, ये आर्मी का बजट इस बुरे हाल में भी 11% बढ़ा है। आर्मी का बजट कट करने के लिए बोला था आईएमएफ ने, फिर भी बढ़ा दिया गया। ऐसा क्यों? असल में अगर हम इसको देखें तो इस थोड़ी-सी लॉजिकल रीज़न तो बनती है क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है, तो आपको उसके साथ वो बजट को एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरी लाइट चली गई है शायद। कोई टेंशन नहीं। कोई नहीं, आप देख लीजिए, देख लीजिए। इसको ना वो या दरमियान में इसको कट कर ये लेना। हाँ, कोई टेंशन तो नहीं। अब वो जो वो तो ख़ैर मेरे ख़्याल में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना पड़ता है और थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहती हैं और वो इंडिया के साथ उसी तरह से टसल कायम है जो कि उन्होंने रखी हुई है। तो लेकिन मेरे ख़्याल में ये कोई इतना बड़ा नहीं है पूछने की बात, जब तक हमारा साइज़ मिलिट्री का कम नहीं होता और हम उसको अकाउंटेबल नहीं ठहराते, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए हैं, मिलिट्री एक्ट के अंदर, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर। तो हमें इसको पूरी तरह जब हम इस स्टेट को रिपब्लिक नहीं बना लेते और रिपब्लिक से मुराद ये है कि हमारी इंटेलिजेंस आईएसआई 1948 में क्रिएट की गई और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना, तो वो कभी उसके नीचे आई नहीं है। तो उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए आइडियली क्रिएट होना चाहिए और हमारा 1951 का जो गवर्नमेंट ऑफ 1951 का जो हमारा मिलिट्री एक्ट है, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का है। इंडिया में ये काम 1950 में पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर उसके बाद उन्होंने जो मिलिट्री है उसको 1951 समथिंग मतलब वो जो अमेंडमेंट्स हुई हैं मिलिट्री के एक्ट के अंदर इंडिया में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हुई हैं, जबकि हमारे वाली सारी पहले हो चुकी हैं और 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन 56 में कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो यानी कि हमारी आर्मी और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों
उससे बाहर हैं। तो जब तक हम उनको उस तरह से लेके नहीं आते तो ये मेरे ख्याल में हमारा मसला रहेगा। राइट राइट। थैंक्स अलॉट एहसान साहब, आप हमसे बात करने के लिए और बताने के लिए कि क्या पोजीशन है पाकिस्तान की और क्या आगे होने वाला है। देखते हैं, अभी ये तो टाइम ही बताएगा कि आगे क्या होगा। इसी के साथ साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद सर। जी, थैंक यू।